कक्षा 6 का चौथा चैप्टर मानचित्र, ये सबसे इजी चैप्टर है। और वैसे भी इस चैप्टर से डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते यूपीएससी वगैरह जैसे एग्ज़ाम में। छठी के एनसीईआरटी से ज़्यादातर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये चौथा चैप्टर मानचित्र को समझने के लिए है। मानचित्र ये मैप्स को कहते हैं, हिंदी में मानचित्र कहा जाता है। तो इस चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं। भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है और राजनीतिक मानचित्र किसे कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है। क्योंकि हम सबको दो तो पता होते हैं, भौतिक और प्राकृतिक मानचित्र तो सबको पता है, लेकिन वो थीमेटिक भी किसे कहा जाता है ये भी इसमें समझा गया है। और मानचित्र के 3 घटक क्या है, दूरी, दिशा, प्रतीक, इसको समझा गया, बाकी कुछ भी नहीं। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर से वो भी मैं करवा दूंगा तुमको। तो जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। भौतिक मानचित्र क्या है? मानचित्र की पहले ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब है, लेकिन ग्लोब के ऊपर हम हर चीज़ अच्छे से समझ नहीं सकते। अगर हमको राज्य का, ज़िले का, हमारे देश के बारे में जानकारी चाहिए या पृथ्वी के कोई भी छोटे से हिस्से के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो ग्लोब पर सही से हमको नहीं समझ में आती। पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तब ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब छोटे एरिया का अध्ययन करना हो, एक गांव का, एक राज्य का, एक शहर का, तब हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और मानचित्र पैमाने पर आधारित होता है। वो पैमाना क्या होता है हम उसको आगे समझेंगे। तो पहले ये समझ लो भौतिक मानचित्र क्या है और राजनीतिक मानचित्र क्या है। ये देखो, ये एटलास है, इसको क्या कहा जाता है? एटलास कहा जाता है। एटलास मतलब बहुत सारे मैप्स एक जगह एक बुक में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसको एटलस कहा जाता है। ये है प्राकृतिक मैप, जिसको एनसीईआरटी में क्या कहा गया था? भौतिक मानचित्र, भौतिक या उच्चावच मानचित्र, और उसी को प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। आगे जब स्टैंडर्ड बुक्स लेते हैं तो उसमें प्राकृतिक मानचित्र ही लिखा रहता है। तो प्राकृतिक मानचित्र क्या है? तो भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। जो भी पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, पर्वत, मैदान, पठार, जो भी नदियाँ, उनको दर्शाने के लिए प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है? जिस पर बॉर्डर्स होती है, जो राजनीतिक बॉर्डर्स होती है, जो राजनीतिक सीमा होती है, उनको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देश, राज्य की सीमाएं हम राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये जो है, तो ये राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र भी लिखा दिख रहा है आपको। ये जो ब्राज़ील की रेखा है, सूडान की रेखा है, भारत की बाउंड्री है, सब इसके ऊपर दिख रही है। और ये जो है प्राकृतिक, इस पर बॉर्डर्स नहीं दिखती, ये डायरेक्ट है। यहाँ भारत है, लेकिन ऊपर की बाउंड्री नहीं दिख रही। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर क्या दिख रहा? बृहत हिमालय दिख रहा, पश्चिमी घाट दिख रहा, दक्षिणी घाट दिख रहा, लेकिन इसके अंदर हमको वो नहीं दिख रहे, बॉर्डर्स नहीं। जैसे ये भारत के राजनीतिक नक्शे में हमको सब कुछ दिख रहा, नागपुर दिख रहा, सूरत दिख रहा, दिल्ली दिख रही, बॉम्बे दिख रहा। तो ये राजनीतिक मानचित्र है। अब हम क्या समझेंगे? थीमेटिक मानचित्र। चलो, दो तो हमको पता थे। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थीमेटिक मानचित्र इसे कहते हैं सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगर हमें किसी उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किसी क्षेत्र में किसी विशेष चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हम उस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। जैसे एनसीईआरटी है, इसके अंदर भारत में धर्म, स्वास्थ्य और जल की उपलब्धता के आधार पर ये मानचित्र बनाया गया है। तो ये थीमेटिक मानचित्र हो गया। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्या होता है? हम पहले वाला मैप निकालते हैं। तो दूरी, इस मैप के ऊपर ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बना गया, इसके ऊपर एवरीथिंग, हर चीज़ की दूरी है। जैसे पैमाने के आधार पर होता है, यहाँ पर लिखा है, ये देखो, एक सेंटीमीटर का मतलब 820 किलोमीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर एरिया जो है उसको दर्शाने के लिए, इसमें 1 सेंटीमीटर एरिया जो है वो 820 किलोमीटर रियल में कवर करता है। अगर इस 1 सेंटीमीटर को उठा के रियल पृथ्वी पर लगा दे तो ये 820 किलोमीटर के बराबर होता है। हर चित्र में पैमाना होता है, हर चित्र में, हर मानचित्र में। इस मानचित्र में क्या पैमाना है? 1 सेंटीमीटर मतलब 500 किलोमीटर। तो इस चित्र में एक सेंटीमीटर मतलब 500 किलोमीटर। तो इनको छोटे पैमाने वाला नक्शा कहते हैं। छोटे पैमाने मतलब छोटा, 1 सेंटीमीटर में बहुत बड़ा एरिया दर्शा रहे हैं, बहुत बड़े एरिया के लिए एक छोटा सा सेंटीमीटर दर्शा रहा है।
तो 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर के लिए छोटा सा मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, तो ये छोटे पैमाने वाला नक्शा। और बड़े पैमाने वाला नक्शा क्या होता है, 1 किलोमीटर 500 मीटर का एरिया है, उसको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, तो वो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है। जैसे गांव का जो नक्शा होता है वो बड़े पैमाने पर हम निकालते हैं। तो हमको वैसे भी छोटे पैमाने से ज़्यादा बड़े पैमाने वाला नक्शा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। तो मानचित्र के घटकों में पहली चीज़ है दूरी, और दूसरी चीज़ जो है वो दिशा। हर मानचित्र की एक दिशा होती है। देखो ऊपर जो डायरेक्शन होती है एटलास में, मानचित्र में, तो उसको उत्तर कहा जाता है। हमको एनसीईआरटी में दिखाया भी गया है कैसे। ये देखो इन्होंने एक मैप दिया जो छठी के विद्यार्थियों को समझे इस प्रकार से। तो ये ऊपर डायरेक्शन दिखाया है और उत्तर लिखा है, तो इस वाली डायरेक्शन को हमेशा ही उत्तर दिशा माना जाता है। एक दिशा पता चल गई तो बाकी पूरी दिशाएं पता चल जाती है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर मानचित्र में यही रहेंगी। और ये 4 प्रधान दिग्बिंदु है, याद रखो, शब्द याद रखो, प्रधान दिग्बिंदु। कौन से 4? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और बाकी 4 इनको याद रखेंगे इन जगहों पर, उत्तर और दक्षिण से बाकी और को भी याद रखेंगे। 8 डायरेक्शन है पूरे। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। फर्स्ट पहले अक्षर ये लेंगे, ये उत्तर लगा देंगे इसको उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व। इधर उत्तर पश्चिम, इधर ये वाला पहले लेंगे, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो ऐसे पूरे डायरेक्शन भी याद रह जाते हैं हमको, और वो ज़रूरी है एक्यूरेट डायरेक्शन पता करने के लिए। तो तीसरी जो घटक था वो है प्रतीक। हर नक्शे के अंदर अगर कोई नक्शा दूसरी लैंग्वेज में होगा तो हमको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रतीक नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रतीकों के माध्यम से वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड एक तुम समझ लो यही रूढ़ चल रही है, रूढ़ी कि वो प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो भी प्रतीक है वो एनसीईआरटी में दी गई है। रेलवे लाइन के लिए ये प्रतीक यूज़ किया जाता है, सड़कों के लिए ये, कच्ची सड़कों के लिए ये, पक्की के लिए ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये, राज्य के लिए ये, जिलों के लिए ये, कुआं के लिए, तालाब के लिए। लेकिन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखो बस, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये 3 बस, बाकी कुछ भी नहीं। रेलवे लाइन वगैरह ये देख लो, ईजी है, समझ में आ जाता। तो ये 3 चीज़ें, दूरी, दिशा, प्रतीक। और नेक्स्ट चीज़ जो है रेखा चित्र। क्या है रेखा चित्र? बिना पैमाने के बनाया जाता है जो रेखा चित्र होता है। जैसे हमको कहीं जाना है और किसी को डायरेक्शन बताना है तो हम बता सकते हैं यहाँ से इतना, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से राइट। तो वो जो पैमाना बनाएंगे हम, तो वो जो चित्र बनाएंगे उसको रेखा चित्र कहा जाता है, जो कि मानचित्र नहीं होता, जो एक्यूरेट माप के ऊपर नहीं होता। जैसे 1 सेंटीमीटर मतलब 500 मीटर, 1000 मीटर, उस पैमाने पर नहीं होता, बिना पैमाने पर होता है। और खाका जो है, खाका भी एनसीईआरटी में दिया गया है। खाका मतलब जैसे हम घर का नक्शा बना रहे हैं तो वो खाका होता है। एक रूम है, उसके अंदर टेबल है, जो भी इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो वो खाका होता है। चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। 3 घटक, दूरी, दिशा, प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन से? 4 डायरेक्शन। जो 4 डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसको ही प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बस प्रधान दिग्बिंदु शब्द याद रहे, बाकी आंसर इजी उसका, लेकिन ये प्रधान दिग्बिंदु जो वर्ड है वो हिंदी में मुश्किल है। तीसरा क्या है? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र का पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो छोटे मानचित्र का पैमाना एक एग्जैक्ट होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर के लिए 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जैसे मैंने दिखाया तुमको इस एटलास के अंदर। यहाँ क्या है, ये पैमाना दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर से 820 किलोमीटर। जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर का आप माप लोगे वो है 820 किलोमीटर, तो इसी को पैमाना कहा जाता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? यस, डेफिनेटली, बिकॉज ग्लोब के ऊपर पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं हम पूरी, तब ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मानचित्र एक देश का, राज्य का, गांव का, सिटी का अध्ययन करने के लिए मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके ऊपर हमको पूरी क्लियर हर चीज़ समझ में आती है। मानचित्र एवं खाके के बीच अंतर बताइए। मानचित्र पैमाने पर आधारित होता है, खाका भी पैमाने पर आधारित होता है, लेकिन खाका
बड़े पैमाने पर आधारित होता है। जैसे एक रूम है, उसका हमें खाका बनाना है, तो एक रूम में कितना ही रहेगा, जो 1 गुंठा 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट में घर रहेगा, उसका जो हम खाका बनाते हैं तो वो बड़े पैमाने के ऊपर आधारित होता है। और जैसे मानचित्र जो होता है वो छोटे पैमाने पर ज़्यादातर आधारित होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? जो बड़े पैमाने पर बनाया गया मानचित्र होता है वो हमको ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? अगर हमें लैंग्वेज वगैरह पता नहीं हो तो मानचित्र को समझने के लिए हमको प्रतीकों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता वो भी सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से समझ सकता है कि यहाँ नदी है, पर्वत है, कब्रिस्तान है, गांव है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ समझ सकता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का वितरण, जैसे गेहूँ को किस एरिया में ज़्यादा है, कहाँ कम है, किस एरिया में, उद्योग को दर्शाने के लिए जो भी मानचित्र यूज़ किया जाता है स्पेशल चीज़ों को दर्शाने के लिए, उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो नीला रंग जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ है? हाँ, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक क्या है? वो जो डायरेक्शन दिखाता है, जो यंत्र, उसे दिक् सूचक कहते हैं। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, क्योंकि रेखा चित्र पैमाने पर नहीं होता और ये प्रतीकों के लिए तो यूजलेस है। तो मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक होता है। तो चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5वां चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।